हेलो बच्चों, मैं आपका डीएस सर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। पिछले कुछ दिनों से मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर अब लास्ट के 40-45 दिन जो बचे हुए हैं, लास्ट का जो एक महीना बचा हुआ है, उस एक महीने में लास्ट के 40-45 दिनों के अंदर सर हमको अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। सर ये जो टाइम है, उस टाइम में हमको ऐसा लग रहा है कि सर हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। सर ऐसा लग रहा है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको कुछ भी याद नहीं हो रहा है। जितना हमने पीछे पढ़ा था सर वो सब कुछ भूल गए। तो सर आप कुछ ऐसी टिप्स दीजिए या कुछ ऐसा टाइम टेबल हमको मैनेज करवा दीजिए जिससे हम अपने लास्ट के 40-45 दिनों को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं और अपना स्कोर जो है उसको हम अच्छे से बूस्ट अप कर पाएं। जैसे आज का जो टाइम टेबल मैं आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, वो टाइम टेबल है आपके लास्ट के 45 डेज के लिए। और बिलीव कीजिए आप, अगर आपने इस टाइम टेबल को होनेस्टी के साथ, ईमानदारी के साथ अगर फॉलो कर लिया तो आपके बॉटनी में कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस जो होंगे वो बहुत मिनिमाइज हो जाएंगे। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके बॉटनी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चंस के गलत होने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बहुत कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये टाइम टेबल जो मैंने यहां पर आप लोगों के साथ अभी शेयर करने वाला हूं, वो कुछ बनाया ही इसी टाइप से गया है। उसको बहुत सोच समझ करके बनाया गया है, उसको बहुत रिसर्च करके बनाया गया है कि एक्चुअली में बच्चे कहां सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, बच्चों की सिली मिस्टेक्स कहां ज्यादा होती है, बच्चों के मार्क्स कैसे इंक्रीज किए जाए। तो बच्चों देखिए, जो लास्ट के 45 डेज हैं, इन 45 डेज को मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। दो पार्ट में कौन कौन से? तो स्टार्टिंग के 30 दिन और लास्ट के 15 दिन, यानी 45 डेज को हमने डिवाइड कर लिया 30 दिन में और 15 दिन में। अब जो शुरुआत के 30 दिन है, इनमें हमारे को क्या करना है? तो देखिए, जो शुरुआत के 30 दिन का टाइम है हमारे पास, यानी स्टार्टिंग का जो एक महीना है, उस एक महीने में हम क्या करेंगे? उसमें स्टार्टिंग के जो 21 डेज होंगे, 21 दिन जो होंगे, उन 21 दिनों में हम 1 चैप्टर पर डे के हिसाब से रिवीजन करना शुरू करेंगे। अब मैं ये बात कर रहा हूं आपके बॉटनी के रिलेटेड, क्योंकि बॉटनी में आप 11th और 12th दोनों को अगर मिलाएंगे तो टोटल आपके 21 चैप्टर से कंप्लीट होते हैं। 12th के और 11th के एनसीईआरटी के चैप्टर्स को मिलाएंगे तो टोटल 21 चैप्टर्स है। तो आप एक दिन में एक चैप्टर को अगर रिवाइज करते हैं तो स्टार्टिंग के 21 डेज में आपके पूरा का पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। और उसी के साथ साथ, जैसे फॉर एग्जांपल आज आपने लिविंग वर्ल्ड का जो चैप्टर है उसको रिवाइज किया। अब लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर रिवाइज करोगे तो उसके के साथ उसी के पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो भी आपको सॉल्व कर लेने। हाँ, इसमें एक दिक्कत आ सकती है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कि जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है सर, वो चैप्टर बड़ा है। बिल्कुल बड़ा चैप्टर है, लेकिन बेटा लिविंग वर्ल्ड है वो थोड़ा छोटा चैप्टर भी तो है। तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि लिविंग वर्ल्ड में आपको टाइम कम लगा तो थोड़ा सा आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को भी रिवाइज कर लीजिए साथ में। ठीक ऐसे ही मैं कहूं आपको कि जैसे आप इकोलॉजी में बायोडायवर्सिटी पढ़ेंगे, थोड़ा चैप्टर छोटा है, तो वहां पर आप दूसरे चैप्टर को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। तो आप पर डे 1 चैप्टर का एवरेज लेंगे तो स्टार्टिंग के 21 डेज में आपका पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज हो जाएगा। 21 दिनों के बाद अगले 9 डेज जो होंगे, इनमें क्या करना है? तो अगले 21 दिनों के बाद अगले 9 दिन जो हैं, इनमें हम पूरी एनसीईआरटी यानी पूरी बॉटनी 11th और 12th, पूरी बॉटनी के जितने भी डायग्राम्स हैं उन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। और ये वाला पॉइंट जो है ना बेटा, डायग्राम वाला पॉइंट जो है, ये ज्यादातर बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं और बहुत सारी जगह इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। लेकिन आप बिलीव कीजिए, इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आता है वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो हम उसमें अगले 9 दिन जो होंगे, 9 डेज जो होंगे, वो हम एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, उनकी अच्छे से लेबलिंग करेंगे, कौन सा कैरेक्टर कहां लेबल किया गया है, कहां लेबल नहीं किया गया है, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो पूरी एनसीईआरटी के डायग्राम्स आपके 9 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। और इन्हीं 9 दिनों के अंदर अगर आपके किसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बच गए थे, वो भी आप साथ साथ में सोल्व कर लेना। तो मतलब अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग के 30 दिनों में आपने अपना सिलेबस पूरा का पूरा रिवाइज कर लिया और साथ में एनसीईआरटी के जितने भी डायग्राम्स हैं उनको भी आपने रिवाइज कर लिया। और साथ में इन्हीं के साथ साथ में आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर लिया है। यानी एक महीने का टाइम टेबल आपका ये रहने वाला है।
अब बची बात अगले 15 दिन की। अगले 15 दिनों में क्या करेंगे सर? तो अगले 15 दिनों को मैंने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया, 10 + 5। तो स्टार्टिंग के जो 10 दिन होंगे, अब इनमें हम स्पीड बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए हमने अभी अभी पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज किया है, अभी पूरा सिलेबस एक बार रिवाइज किया है। तो अगले 10 दिनों में हम स्पीड को जस्ट डबल कर देंगे और 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से करेंगे, और 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से करेंगे। तो फिर बेटा जी आपका सेकंड टाइम सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगले 10 दिनों में। यानी अगले 10 दिनों में हम अपना सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर पाएंगे। अब कोई कहेगा कि सर इतनी स्पीड कैसे हो सकती है? तो बेटा अब आपने सिलेबस एक बार कंप्लीट किया ही है, अभी रिवाइज किया है, उसको वापस से रिवाइज करना। तो बहुत सारी चीजें तो हमको पहले से ही याद होती है, जो चीजें याद नहीं है सिर्फ उनको फोकस करते हुए हम अगले 10 दिनों में 2 चैप्टर पर डे के हिसाब से करके पूरा सिलेबस एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। अब बचे लास्ट के 5 दिन। अब लास्ट के 5 दिन में क्या करना है? तो देखिए आपने 30 दिन और 10 दिन यानी 40 दिनों के अंदर पूरी एनसीईआरटी के डायग्राम्स पढ़ लिए, पूरा सिलेबस 2 बार रिवाइज भी कर लिया। अब लास्ट के 5 दिन जो होंगे उनमें क्या करेंगे? तो लास्ट के 5 दिनों में आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो टॉपिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल जेनेटिक्स है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, तो उनको एक बार देख लीजिए वापस से लास्ट के 5 दिनों में। उसी के साथ मोस्ट कंफ्यूजिंग चैप्टर्स, कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं या कुछ टॉपिक ऐसा होता है, कुछ चैप्टर भी आ सकता है, कोई टॉपिक भी हो सकता है स्पेशल, जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। उस टॉपिक को आप लास्ट के 5 दिनों में फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपको मॉर्फोलॉजी सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो मॉर्फोलॉजी को एक बार फिर से रिवाइज कर लो। फॉर एग्जांपल किसी को जो है मान लीजिए ईटीएस साइकिल सबसे ज्यादा परेशान करता है, तो आप ईटीएस साइकिल को एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो ऐसे करके आप मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक को रिवाइज कीजिए और साथ में ही डेटा बेस्ड क्वेश्चंस को भी आप लास्ट के 5 दिनों में देखें। सर डेटा बेस्ड कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल बायोडायवर्सिटी का जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारे डेटा मिलेंगे। बायोडायवर्सिटी के चैप्टर में बहुत सारे डेटा हैं, और बेटा डेटा जो होते हैं वो आप बहुत लंबे टाइम तक याद नहीं कर पाते हो। वैसे ये बात दूसरों के लिए लागू होती है, हमारे लिए लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि हमने बायोडायवर्सिटी का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें एक एक डेटा को हमने ट्रिक से याद किया था। अगर किसी ने नहीं देखा तो अपने चैनल पे जाके देखना एक बार। बायोडायवर्सिटी का जो लेक्चर आपके 1, 2, 3 है उनमें जितने भी डेटा हैं आपने ट्रिक से याद किए हैं कि कौन सा डेटा कैसे है। लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर डेटा वाला क्वेश्चन आप लास्ट के टाइम पे करोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी लास्ट के 5 दिनों में किया तो एग्जाम टाइम तक वो डेटा याद रह जाएगा। तो बेटा जी ऐसे करके ये पूरा 45 दिन का 45 डेज का जो टाइम टेबल है, अगर आपने होनेस्टी के साथ इस टाइम टेबल को यहां पर मैनेज किया, इसको फॉलो किया है, तो आप बिलीव कीजिए कि आपके नेगेटिव मार्क्स होने के चांस, क्वेश्चंस के नेगेटिव होने के चांस या बॉटनी में क्वेश्चन के गलत होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। और मैं ये दुआ करता हूं कि अगर आपने इसको ईमानदारी से फॉलो किया है तो बॉटनी में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बात आती है कि क्या सर ये बात सबके लिए लागू होती है? सॉरी। तो देखिए ये टाइम टेबल उस बच्चे के लिए तो बेनिफिशियल है जिस बच्चे के आज की डेट में भी अगर मार्क्स 200 से 300 के बीच में भी अगर आ रहे हैं तो वो बच्चा आज भी इस टाइम टेबल को फॉलो करके अपने मार्क्स को 600 तक लेके जा सकता है अगर ये टाइम टेबल फॉलो करेगा तो। हाँ, किसी बच्चे ने ये कहे कि सर मैंने तो आज तक की किताब ही नहीं उठाई है और सर अब मेरे 600 नंबर आ सकते हैं, वो बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि इतना जो वास्ट सिलेबस है, इतना बड़ा सिलेबस है, उसको एकदम से रिकवर करना या पूरा का पूरा कवर करना थोड़ा मुश्किल है। तो आई होप कि आप सब लोग उस कैटेगरी में नहीं है, आप लोगों ने पहले से भी अच्छी तैयारी कर रखी है और अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो आई होप, आई बिलीव कि आप जरूर बॉटनी में 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स लेकर के आएंगे। तो इन्हीं सभी चीजों के साथ आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं फिर से एक बार, और मैं यही दुआ करता हूं कि आप लोग नीट में जरूर सेलेक्ट हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।